डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार। आज अपने विद्यार्थियों के साथ उत्तर संरचनावादी इतिहास दृष्टि पर अध्ययन करेंगे। यह पाठ्य स्नातकोत्तर हिंदी में सेमेस्टर प्रथम के द्वितीय पत्र के द्वितीय इकाई के अंतर्गत सम्मिलित है। संरचनावाद सिद्धांत के अंतर्गत ही उससे उत्पन्न उत्तर संरचनावाद सिद्धांत है। उत्तर संरचनावाद के विकास की स्थितियां सस्यूर के भाषा संबंधी चिंतन की सीमाओं के उजागर होने के साथ ही शुरू हुई। इसलिए वे कुछ संरचनावादी ही थे जिन्होंने बाद में उत्तर संरचनावाद की राह पकड़ी। 7वें दशक के अंतिम वर्षों में शुरू हुए उत्तर संरचनावादी रुझान में संरचनावाद द्वारा पैदा की गई वैज्ञानिक वस्तुपरक अपेक्षाओं का प्रत्याख्यान मिलता है। वास्तव में सस्यूर के भाषा चिंतन के अनुसार भाषिक तंत्र में हर संकेत चिन्ह का अर्थ उसके भीतर निहित नहीं होता, बल्कि दूसरे संकेत चिन्हों से उसकी भिन्नता से उत्पन्न होता है। वह असल में संकेत, संकेतक और संकेतित की साफ सुथरी एकता पर निर्भर करता है, लेकिन उत्तर संरचनावाद का जोर भाषा के भीतर प्रपंचीकरण की प्रक्रिया पर है। आशा यह है कि जहां संरचनावाद अर्थ को एक संकेतक से दूसरे संकेतक की भिन्नता का परिणाम मानता है, वहीं उत्तर संरचनावाद अर्थोत्पादन को किसी स्थिर प्रक्रिया का परिणाम मानने से इनकार करता है। सस्यूर ने भाषा के अस्तित्व का आधार रेफरेंस को माना। जैसे एक शब्द गुलाब किसी ऐसी चीज की ओर संकेत करती है जो इस शब्द से बाहर है, यानी जो गुलाब शब्द है वह बाग में खिले हुए गुलाब फूल को व्यक्त करता है। इसे ही कहा गया कि जो गुलाब शब्द है वह गुलाब की अवधारणाओं को अभिव्यक्त करता है। लेकिन अगर यह बात सही होती तो एक ही शब्द अलग अलग संदर्भ में या अलग अलग भाषाओं में अलग अवधारणाओं को क्यों व्यक्त करता? फिर
इतनी अधिक भाषाओं की भी जरूरत क्यों होती? यह वह जगह है जहां हमें उत्तर संरचनावाद की ओर देखना पड़ता है। उत्तर संरचनावाद के सबसे प्रभावशाली विद्वान जॉक देरिदा ने प्रस्तावित किया कि अर्थ चिन्ह में प्रत्यक्षता उपस्थित नहीं रहता, चूँकि किसी चिन्ह का अर्थ इस बात से प्रकट होता है कि वह चिन्ह क्या नहीं है। अतः अर्थ एक तरह से चिन्ह में अनुपस्थित भी रहता है। अर्थ संकेतकों की एक पूरी श्रृंखला में बिखरा छितराया रहता है। वह कभी किसी एक चिन्ह में उपस्थित नहीं रहता। अर्थ किसी चिन्ह में उपस्थित और अनुपस्थित की झिलमिलाती लौ की तरह है। दूसरे यह कि भाषा एक कालगत प्रक्रिया है। जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ किसी न किसी तरह से स्थगित रहता है, एक ऐसी चीज की तरह जो अभी स्थगित है और आगे आने वाला है। एक संकेतक हमें दूसरे संकेतक तक पहुंचाता है और पिछला अर्थ आगे आने वाले अर्थों के आलोक में बदलते चले जाते हैं। वाक्य का तो अंत हो जाता है, पर इस भाषिक प्रक्रिया का कहीं अंत नहीं होता। वाक्य में हर एक शब्द पहले आ चुके शब्दों की झलक लिए रहता है और आगे आने वाले शब्दों की झलक के लिए खुद को खुला रखता है। हर एक संकेत चिन्ह तमाम दूसरे संकेत चिन्हों में झिलमिलाती, घूमती विचरती अर्थ श्रृंखला में ही सार्थक है। किसी संकेत चिन्ह में उन चिन्हों की झलक नहीं होती जिससे भिन्नता के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार संरचनावादी चिंतन में जो महत्व रेफरेंस संदर्भ को प्राप्त था, उसे उलटकर उत्तर संरचनावाद ने डिफरेंस विभेद को महत्वपूर्ण माना। उदाहरण के तौर पर कमल शब्द जिस कमल को संकेतित कर रहा है वह कलम से उसकी भिन्नता के आधार पर है और उसकी भिन्नता के आधार पर ही वह अर्थ भी ग्रहण करता है। देरिदा विभेद की संकल्पना को एक संरचना एवं आंदोलन घोषित करते हैं जिनकी 3 विशेषताएं हैं। प्रथम यह कि उसके अनुसार भाषा के तत्वों में विभेद तथा उसके कारण अर्थोत्पत्ति का खेल जारी रहता है। दूसरे यह कि उपस्थित तत्व तो अर्थ देते ही है, अदृश्य तत्व भी जिनसे विभेद स्थापित होता है अर्थोत्पत्ति की प्रक्रिया में अपने अदृष्ट से प्रभावकारी होते हैं। देरिदा अदृष्ट की अवधारणा को झलक कहते हैं। तीसरे यह कि भाषा के प्रभावकारी तत्वों के मध्य अंतराल होता है, लेखन हो या वक्तव्य। इस दूरत्व या विराम या मौन की फांक भी अर्थ के विभेद एवं स्थगन की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभेद के अलावा जिस चीज की देरिदा ने अर्थ संरचना के संदर्भ में और महत्वपूर्ण तरीके से उद्घाटित किया है वह है उपस्थिति का तत्वज्ञान। अपनी पुस्तक ऑफ ग्रामेटोलॉजी में देरिदा ने विस्तार से
इस पर चर्चा की है कि भाषा यानी टेक्स्ट कैसे अपने अर्थ उद्घाटित करते हैं। ऐसा करने के लिए देरिदा ने पूरी पाश्चात्य ज्ञान परंपरा, जो प्लेटो से लेकर क्लाउद, लेवी स्ट्रॉस, सस्यूर, रोला बार्थ का अध्ययन किया और कहा कि पाश्चात्य पाठ परंपरा में लिखे हुए शब्द की बोले हुए शब्द पर सत्ता स्थापित की गई है। बोलते हुए वक्ता की उपस्थिति, क्रियाकलाप तथा उसके हाव भाव से भाषा में एक प्रकार की स्पष्टता आ जाती है, लेकिन लिखित शब्द पढ़ते हुए हम वक्ता से, उसके हाव भाव से, उसकी उपस्थिति के चलते अर्थ पर पड़ने वाले प्रभाव से अपरिचित ही रहते हैं। इससे उस लिखे हुए में एक प्रकार की भ्रष्टता आ जाती है। उसमें क्रिया की अनुपस्थिति के चलते एक अधूरापन रहता है। वाक और लिखित के आधार पर ही उन्होंने केंद्र और हाशिए की अपनी अवधारणा प्रस्तुत की है। इसी आधार पर देरिदा ने बताया कि कौन सी चीज़ें मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस के चलते केंद्र में हैं, जैसे पुरुष, स्वामी, श्वेत, पश्चिम आदि। इसी तरह अपनी अनुपस्थिति के चलते स्त्री द्वारा कला हाशिए पर है। भाषा की तरह समाज में दो ध्रुव होते हैं, जिन्हें स्पष्ट तौर पर हम केंद्र और हाशिए के रूप में पहचान सकते हैं। देरिदा ने इस अर्थ विज्ञान के सहारे साहित्य और साहित्येतर के बीच की सीमा रेखा को समाप्त कर दिया। उनकी राय में भाषा का कोई बंद ढांचा नहीं होता। इस बात को स्थापित करने के लिए पूर्व में बनाई गई संरचना को ढहाना जरूरी था। साथ ही यह भी कि पूर्व के ढांचे कैसे और कितनी बातों को पाठ के भीतर दबाकर ही अन्य बातों को उभारते हैं। गुलाब का सौंदर्य उसके खाद चूसने की प्रवृत्ति को दबाकर उभारा गया है। पाठ से उतना ही बाहर आता है जितना अपेक्षित है। बाकी संरचना पाठ के भीतर ही दबी रहती है। देरिदा ने इस अंतर को मिटाने हेतु कहा कि जो भी संरचना हमें ज्ञात है वह सत्ता के पक्ष में बनाई गई है। देरिदा का जोर इन बात पर कि सारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियां पाठ हैं और इस पाठ में जो संरचनाएं बनाई गई हैं वह सत्ता द्वारा संचालित शोषण को जारी रखने के लिए निर्मित की गई है। देरिदा ने इस बात पर जोर दिया कि इन संरचनाओं को ढहाकर ही हाशिए को केंद्र में लाया जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो संरचना हाशिए की ओर धकेली जाएगी, ऐसा नहीं कि वह अब हाशिए पर ही रहेगी। देरिदा कहते हैं कि हाशिए पर गई चीज़ें पुनः केंद्र की चीज़ों को पछाड़ते हुए केंद्र में आने का प्रयत्न करेंगी और इस प्रक्रिया से ही भाषा में एक क्रीड़ा का जन्म होगा, जिसमें अर्थ की संरचना बनती और बिगड़ती रहेगी। इस प्रकार पाठ का संपादन बंद होने के बजाय हरदम खुला हुआ रहेगा। इसे खुला हुआ अंत कहा गया है। देरिदा के चिंतन ने शुद्ध ज्ञान और राजनीतिक ज्ञान के बीच के अंतर को भी समाप्त कर दिया। संरचनाओं की स्थिरता को ढहाकर देरिदा ने पाठक को राजनीतिक चरित्र के रूप में व्याख्यायित किया। असल में 18वीं सदी के ज्ञानोदय ने जिस तर्क, ज्ञान और विवेक को स्थापित किया था, देरिदा ने उसे पूरी पद्धति की राजनीतिक व्याख्या करते हुए बताया कि उस ज्ञानोदय का पूरा स्वरूप गहरे तौर पर राजनीतिक था और उसमें
मनुष्य की राजनीतिक मुक्ति के लिए प्रयत्न किया गया था। आज का पाठक उस ज्ञानोदय की मुक्तिकामी चेतना से परिमार्जित होने के कारण अपने सामाजिक राजनीतिक अनुभव के आलोक में ही रचना का पाठ करने के लिए अभिशप्त है। अतः शुद्ध या अराजनीतिक ज्ञान सिर्फ छलावा है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि पूरी पाठ प्रक्रिया राजनीतिक होती है। अब साहित्य एकांत साधना की चीज नहीं रही। अतः यह कहा जा सकता है कि देरिदा ने आधुनिकतावाद को समस्याग्रस्त घोषित करते हुए उसकी सीमाओं को उजागर किया। उनकी विखंडनवादी दृष्टि से आधुनिकतावादी केंद्रिकता नष्ट हुई और भाषा तथा उसमें निहित पाठ का बहुलतावादी संदर्भ सामने आया। यथार्थ एकांगी नहीं होता, बल्कि कई यथार्थ एक बड़े यथार्थ में निहित होता है। केंद्रीय यथार्थ जैसी कोई चीज नहीं रही। अतः पाठ की दुनिया सिवाय एक प्रपंच के कुछ नहीं है। प्रपंचीकरण का यह खेल भाषा के भीतर चलता रहता है। आधुनिकतावादी सत्य की असत्यता इस प्रपंचीकरण की प्रक्रिया के बगैर संभव नहीं है। इतिहास, परंपरा, मुक्ति, ज्ञान, विवेक सब खोखले दावे के सिवाय कुछ नहीं। हाशिए के विमर्शों, स्त्री, दलित, अल्पसंख्यक आदि के संदर्भ में पूर्व के ज्ञान राशि के संचित कोश एक अभाव की ही सृष्टि करते हैं। उसे समझाने की दृष्टि उत्तर संरचनावादी दृष्टि की देन मानी जा सकती है। निष्कर्ष: उत्तर आधुनिकता भी लोकतंत्र की समर्थक और विरोधी दोनों दृष्टियों का कॉमन ट्रैफिक है। यह अब छुपा न था। इस बिंदु पर प्रबोधन और उत्तर आधुनिकतावाद का साम्य स्पष्ट हो चुका था। यह विखंडन का अवसान था। मगर गौरतलब है कि देरिदा ने हमें प्रबोधन के ध्वंसावशेष सौंपे हैं, जिन पर नव प्रबोधन की बुनियाद खड़ी की जानी है। यह विखंडनवादी प्रपंच को नकार कर नहीं, बल्कि एक द्वंद्वात्मक रिश्ता कायम करके ही हो सकेगा। धन्यवाद।